अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पॉलिसी पॉइंट के साथ मैं हूँ महरूख शहरियार। पाकिस्तान की सालिसी में ईरान अमरीका मुज़ाकरात का इब्तिदाई मरहला मुकम्मल हो चुका है और अब टेक्निकल और अमली नुकात पर तफसीली बातचीत का काम शुरू हो चुका है, जिसके लिए दोनों अतराफ से टेक्निकल टीम्स हिस्सा ले रही हैं। इस मुस्बत पेशरफ के बाद आज ईरानी सदर एक आला सतही वफ्द के हमरा पाकिस्तान पहुँचे हैं, जहाँ उनका ज़बरदस्त इस्तकबाल किया गया। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मेहमानों के इस्तकबाल के लिए नूर खान बेस पर पहुँचे और पाक फ़िज़ाइया के जंगी तैयारों ने ईरानी वफ्द को सलामी पेश की। सदर मसूद पज़ेश्कियान इस दौरे में आला पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकातें कर रहे हैं, जिनमें ईरान अमरीका मुज़ाकरात के अलावा पाक ईरान तिजारत के हवाले से भी अहम फ़ैसले मुतवक्के हैं, क्योंकि अमरीका की तरफ से ईरान पर लगाई गई पाबंदियाँ 21 अगस्त तक मुअत्तल कर दी गई हैं। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने पार्लियामेंट से खिताब करते हुए इस हवाले से तफसीलात भी बताई हैं और इज़हार कर दिया है कि आइंदा 60 रोज़ में ईरान और अमरीका एक हतमी मुआहदे तक पहुँच जाएंगे। जबकि एक और पहलू ये भी है कि आज तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने ईरान के अफजूदा यूरेनियम और आलमी एटमी एजेंसी की इंस्पेक्शन से मुतालिक अमरीकी नायब सदर के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि जंग के दौरान निशाना बनने वाली ईरानी जौहरी तनसीबात तक बैनुल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी के मुआयना कारों को रसाई देने का अभी कोई फैसला नहीं किया गया। इस्माइल बकाई ने कहा है कि अगर मुज़ाकरात को कामयाब बनाना है तो फिर वाशिंगटन को धमकी आमेज़ और हद तक आमेज़ बयानात से गुरेज करना होगा। अब नाज़रीन, इस तमाम तर मुस्बत पेशरफ के बावजूद भी इसराइल इस सारे मुज़ाकराती अमल को डीरेल करने की मुसलसल कोशिश कर रहा है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू मुसलसल ये बयानात देते हुए नजर आते हैं कि इसराइली फ़ौज लेबनान से नहीं निकलेगी और ये हमले ऐसे ही जारी रहेंगे। सदर ट्रंप के ऐलानात और दावों के बावजूद भी इसराइली फ़ौज लेबनान को मुसलसल निशाना बना रही है, जो कि अमन की कोशिशों के लिए एक बड़ा ख़तरा है। इन तमाम मामलों पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान से साबिक वज़ीर ख़ारजा सफारतकार खुर्शीद कसूरी साहब। उनको वेलकम करेंगे। सर, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने के लिए। अब ज़ाहिर है ये बड़ा ब्रेक थ्रू है और इसको बड़ा ब्रेक थ्रू करार दिया जा रहा है। पूरे खित्ते के अंदर कहा जा रहा है कि एक पैराडाइम शिफ्ट आ सकता है। अब ईरान अमेरिका के दरमियान जो न्यूक्लियर डील है उसके लिए जो मुज़ाकरात अब आगे बढ़ रहे हैं, खित्ते के लिए बिलखुसूस दोनों ममालिक के लिए कितने अहम हैं? खित्ते के लिए आप ये डील की बात करें या न्यूक्लियर केस की बात कर रही हैं? डील की बात जी, न्यूक्लियर डील के हवाले से मैं बात कर रही हूं। जो है जी, लेकिन अभी इस पे तो खैर अभी बात होनी है कि उन्होंने स्पेशलिस्ट कमेटीज भी बना दी है, लेकिन ये जो अभी तक हो चुका है MOU, मैं ये समझता हूँ कि इसके नतीजे ये तो बिल्कुल तवक्को करनी चाहिए कि इसका कुछ नतीजा निकलेगा, बात आगे बढ़ेगी। जब यहाँ तक पहुँच चुका है, पहले इस्लामाबाद में मीटिंग हुई, यहाँ हुई, दोनों जगह मुश्किलात हुई, मुश्किलात के बाद तात्तुल आया, तात्तुल के बाद फिर मिले, और कोई तो वजह है इसका मतलब के बावजूद कुछ ना कुछ हिकअप्स के लोग दोनों पार्टीज ये समझती हैं उनके लिए रास्ता है कोई नहीं। तो वजह बड़ी वाज़ेह है कि अमेरिका ने देख लिया कि जंग करके उसने कुछ हासिल नहीं किया। अमेरिका खूब इजराइल ने बेवकूफ़ बनाया अमेरिकन इंतज़ामिया को, और ईरान को भी बहुत ज़बरदस्त नुकसान हो गया है। इतनी जाने गई, लीडरशिप तबाह कर दी उन्होंने, बिल्डिंग्स उनकी 20,000 गिरा दी, कई हजार बंदे शहीद कर दिए, और क्राउनिंग ग्लोरी से 300 बच्चियों को कत्ल कर दिया पहले दिन। अब ये इतने जब लॉसेस इधर हो गए हैं, दूसरी तरफ भी जो हुए हैं, उससे यही लग रहा है कि बावजूद इनकी डिफिकल्टीज के ये मामला इन्होंने शायद आगे बढ़ेगा। शायद मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं लॉजिकल या एनालिटिकली कह रहा हूँ। अगर कोई बंदा बिल्कुल पागलों वाला काम करे तो उसका मैं तो कुछ नहीं कह सकता। तो उसमें पहली बात तो दुनिया के लिए बड़ा अच्छा है। अब आपने खित्ते की जो बात की, खित्ते का मामला जिसमें हम वाक़ हैं, ईरान, पाकिस्तान, खलीजी ममालिक, मिस्र, तुर्की भी एक लिहाज से एक्सटेंशन है, नॉर्थ ऑफ इसराइल है। तो मैं ये समझता हूँ कि बड़ी है, बहुत पॉजिटिव इसकी डेवलपमेंट्स हो सकती हैं। एक तो यह है कि जो अमेरिकन बेसिस इस इलाके में थे, खलीजी ममालिक ने देख लिया है, आज वो कुछ बोले या ना बोले, वो मैग्नेट बन गए हैं अटैक्स के बजाय ये कि वो सिक्योरिटी की गारंटी होती है इन मुल्कों की। ये मुल्कों के लिए बहुत तबाही लेके आए हैं, और अब उनको ये सोचना पड़ेगा, आज बोले ना बोले, कि भाई ये नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर अगर नहीं आता तो ये कुछ गारंटी नहीं करता। तो नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर वही हो सकता है, रियल सिक्योरिटी जो लाएगा जो रीजनल है। रीजनल में बेस्ट है कि ईरान और गल्फ के ममालिक जो हैं, हालांकि
इस वक्त बड़ा मुश्किल लग रहा है, खास तौर पे UAE की जो पोजीशन है। लेकिन इनके लिए बेस्ट वे आउट तो ये है कि रीजनल आर्किटेक्चर बने। अब सवाल आता है कौन से मुल्क हैं जो एक मिलिटरीली इजराइल क्योंकि पावरफुल मुल्क है वो बैलेंस ला सकते हैं। उसमें ऑब्वियसली पाकिस्तान तो वाज़े तौर पे है, उसका सऊदी अरेबिया से अलायंस हो चुका है, बहुत बड़ी ताकत है। मिस्र ने एक स्टेज पे अगर अमेरिका इंटरफेयर ना करता 1973 में तो इजराइल को उसने अच्छा खासा उसने जंग जो हुई थी उसका बुरा हाल कर दिया था। फिर अमेरिका आया, मदद की और कैंप डेविड अकॉर्ड्स हो गया। तुर्की एक नेटो पावर है, फॉर्मर जो ऑटोमन एम्पायर है उसका वारिस है, उसकी बहुत बड़ी फौज है। तो ये अगर मुल्क इस लिहाज से सोचें कि हमने इलाके में अमन लाना है, हमने स्टेबिलिटी लानी है, तो पहली बात तो यह है कि उनको मसला फ़लस्तीन जो है उसको हल करना पड़ेगा। इन 4 मुल्कों का मैंने नाम लिया है, इसलिए इनकी 3-4 मीटिंग्स हो भी चुकी हैं इनके फॉरेन मिनिस्टर्स की। ठीक है, उसका भी उसको कॉन्क्रीट शेप तो नहीं आया, लेकिन जो 4 मुल्क घड़ी घड़ी इकट्ठे मिल रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि उनको इस बात का अंदाजा है कि इस खित्ते में अमन आना ही नहीं जब तक इस मसला फ़लस्तीन हल नहीं होता। फ़लस्तीन का मसला हल होता है और दूसरा जो एडवांटेज होगा अगर इन्होंने कोऑपरेट किया, जो ग्रेटर इजराइल के ख्वाब है, इजराइल तो रुकने वाला नहीं है, जब तक ये कोऑपरेट नहीं करेंगे उसको सिग्नल नहीं जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ खित्ते को वैसे जहाँ तक हमारा अपना इलाका है, हम पाकिस्तान की अगर बात करें, हमारे लिए तो बहुत एडवांटेजेस हैं इसके। और हमारे जो आवाम घड़ी घड़ी पूछते हैं कि हमें क्या मिलेगा जी, हमने अगर डिप्लोमेटिक सक्सेस पाकिस्तान ने अचीव की तो घड़ी घड़ी सवाल पूछा जाता है कि पाकिस्तान के गरीब आवाम को क्या मिलेगा। ये एक ऐसा डेवलपमेंट हुई है जिसके नतीजे में ईरान पे सैंक्शंस उठ सकती हैं। अगर अब 60 दिन के लिए तो उन्होंने उठा लिया ऑयल पे और पेट्रोकेमिकल उनका, लेकिन 60 दिन के लिए उठाई है। अगर ये उठ जाती है परमानेंटली, ये उस सूरत में उठेंगी अगर डील पूरी हो जाती है, अमन का मायदा हो जाता है, तो पाकिस्तान की तो किस्मत बदल जाएगी, गरीब आवाम की किस्मत बदलेगी। क्योंकि अगर हमें सबसे बड़ी मुसीबत जो आई है इस जंग में भी हमने देखा कि एनर्जी की प्राइसेस बढ़ी, गैस की प्राइसेस है, सब प्राइस बढ़ जाती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ती है जो हर चीज को अफेक्ट करती है, एग्रीकल्चरल कमोडिटीज की बढ़ गई है, आम आदमी को खाना पीना हराम हो गया है। तो मैं ये समझता हूँ बिजली की कीमतें जो है तबाहकुन हद तक बढ़ गई हैं, इनका डायरेक्ट असर होगा अगर ये ईरान, पाकिस्तान, इंडिया नहीं, पहले तो मैं इंडिया के ऐसे कह रहा हूँ कि जब मैं फॉरेन मिनिस्टर था तो हम ये बिल्कुल पाया तकमील तक ले जा रहे थे, ईरान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन। इंडिया अगर होश के नाखून ले तो शायद उसको भी ये नजर आए कि उसको भी बहुत फायदा होगा अगर वो उस पाइपलाइन में शामिल हो, लेकिन वो अभी दूर की बात है। अभी तो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट की पॉलिसीज पाकिस्तान की तरफ बहुत नेगेटिव है, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के अवाम को तो इस गैस पाइपलाइन का फायदा होगा। मेरी तवक्को भी है और मेरा जो माजी में मैंने इस पे काम किया है, फिर ये इसके एक और भी नतीजा निकल सकता है कि अगर ये पाइपलाइन आती है तो आप देखेंगे कि तुर्कमानिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया गैस पाइपलाइन जो जिस पे हम अपने दौर में काम कर रहे थे वो भी इंशाल्लाह आ सकती है। तो हमारे इलाके से तो इतनी पाइपलाइंस गुजरेंगी कि इस सारे इलाके की किस्मत बदल सकती है। और मैं इलाका इसलिए कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान भी एनर्जी शॉर्टेज है और चाइना भी एनर्जी शॉर्टेज है और बीच में है पाकिस्तान। तो जो सारा पाकिस्तान मरकज बन जाएगा, कॉरिडोर बन जाएगा, पुल बन जाएगा, और हमारी जो इकोनॉमी है अल्टीमेटली उसकी ताकत ही तब बढ़ेगी अगर वो एक पुल हो जो जनूबी एशिया, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, वेस्ट एशिया, गल्फ और सेंट्रल एशिया को मिलाए। हमारी वो कलीदी हैसियत है। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ पर वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे।
वेलकम बैक नाजरीन, खुर्शीद कसूरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक से पहले उनसे गुफ्तगू कर रहे थे, मजीद बातों को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा कसूरी साहब, यकीनी तौर पे जिस तरह से आप कह रहे हैं कि क्योंकि किस्मत बदल जाएगी, शायद हमें उसका अब इंतज़ार भी है क्योंकि बहुत अरसा हो चुका है। हमने भी उस तरह से अपनी ज़िंदगी शायद अभी तक जीना शुरू नहीं की जिसके ख्वाब पाकिस्तानियों को दिखाए गए थे कि तेल की नहरें बह जाएंगी तो गैस पाइपलाइन आ जाएगी, बिजली का बहरान ख़त्म हो जाएगा, महंगाई ख़त्म हो जाएगी। अब ज़ाहिर है पाकिस्तान ने अपना इनिशिएट तो ले लिया है, इस डील को सस्टेनेबल बनाने के लिए किस तरह से किरदार अदा किया जा सकता है, कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज ऐसी हैं जिस पर काम करने की ज़रूरत है? क्योंकि पहला सवाल जो जहनों में आ रहा है वो यही आ रहा है, व्हाट विल बी आफ्टर 60 डेज, क्या होने जा रहा है? तो 60 डेज के बाद फिर क्या होगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमें ये अंदाजा लगाना पड़ेगा कि क्या 60 डेज के बाद दोबारा वॉर होगी। अब ये मैं जो भी तज्जिया कर सकता हूँ बेस्ड ऑन कॉमन सेंस कर सकता हूँ, अगर कोई पागल हो जाए तो उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो अभी बिल्कुल क्लैरिटी से ये बात हो गई कि अमेरिका ने कुछ हासिल नहीं किया इस जंग में, कोई नेकनामी नहीं कमाई, कोई उसको स्ट्रेटेजिक एडवांटेज नहीं हुआ, उसने अपने जाने भी कुछ ठीक ज्यादा तो नहीं, 15 उनके अफसर या कम से कम एडमिट वो 15 कर रहे हैं, वो कहते हैं कि शायद 100-150 जख्मी हो गए। उसके अलावा उन्होंने जो फिगर्स दे रहे हैं मैं उसको नहीं एक्सेप्ट कर रहा कि जी वो कभी पहले 29 था फिर 35 है, फिगर आई कि 100 बिलियन से बढ़ गए हैं। उन्होंने भारी कीमत अदा की है और ईरान ने तो बहुत ही भारी कीमत अदा की है। कई हजार बंदे उनके शहीद हो गए, बिल्डिंग्स तबाह हो गई हैं, सब कुछ, और उनकी जो मईशत को इतना जबरदस्त नुकसान पहुंचाया अमेरिका ने, क्योंकि ये ना समझे कि अमेरिका जो अभी भी सुपर पावर है मिलिटरली, लेकिन वो अपने मकासद हासिल नहीं कर सका। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि 60 दिन का जो आपने सवाल पूछा है कि दोनों ताकतों को, ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स को ये सोचना पड़ेगा कि कुछ और उनको मिल सकता है जंग से। क्लियर है ईरान को तो कुछ नहीं मिल सकता। ईरान जो अगर खड़ा हुआ था तो वो ये सरेंडर के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था और उन्होंने बड़ी बहादुरी से डिफेंड की है अपनी सॉवरेंटी। लेकिन वो ये तो नहीं है कि उनको ये पता था कि अमेरिका को मिलिटरली हरा सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ी अमेरिका की डिप्लोमेटिक मिलिट्री स्ट्रेटेजिक शिकस्त इस लिहाज से है कि अमेरिका के खिलाफ ईरान का इतनी देर खड़े हो रहना, डिफीट एक्सेप्ट ना करना और अमेरिका के अपने मकासद हासिल ना करना, ये ईरान की विक्ट्री है। बल्कि इसमें एक लेसन है जिसको हो सकता है कि जो नया वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है उसकी ये गमाजी कर रहा है कि ये जो आइडिया था कि जी बड़ी बड़ी ताकतें, बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर और बड़े हवाई जहाज, जब वो एयरफोर्स में इतने स्टेल्थ एयरक्राफ्ट जिनकी कीमत अगर आप अंदाजा लगाएं कि एक जहाज खरीदें तो उसकी बजाय 10 अस्पताल पाकिस्तान में बन सकते हैं, ये भी साबित हो गया है कि वो इतने कारगर नहीं है। अगर एक मुल्क डिटरमेंट हो, चाहे निस्बतन अमेरिका के मुताबिक बहुत गरीब है ईरान, तो उसको अगर सैंक्शंस ना होती तो बिल्कुल ही गरीब मुल्क नहीं है, तो बहुत माला माल अल्लाह ताला ने उसको किया हुआ है। लेकिन पिछले 50 तकरीबन साल से 1979-47 ईयर से सैंक्शंस लगी हुई हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये 60 साल वाले का जवाब मंतकी तौर पे ये है कि ये शायद अब जंग नहीं होगी, और अगर जंग नहीं होगी तो फिर ये खित्ते की भी किस्मत बदलेगी, ईरान की भी बदलेगी, और दुनिया में जो वर्ल्ड ऑर्डर एक बड़ा अनफेयर वर्ल्ड ऑर्डर था, पहले यूनिपोलर था फिर बाईपोलर हो गया, अब हम मोर जस्ट वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जा रहे हैं, जिसको आप चाहे कह सकते हैं मिडिल पास का रोल बढ़ जाएगा, मिस्र, पाकिस्तान, तुर्की। अच्छा कसूरी साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, कता कलामी की माजरत। जी एग्जैक्टली आप जो पॉइंट्स उठा रहे हैं उसी को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाना चाह रही हूँ। अब जैसे कि जाहिर है ये बात होती है हमेशा से ईरान की सैंक्शंस के हवाले से, एक अरसा हो गया कि उन पर से सैंक्शंस नहीं हटी, किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी, किसी में इतनी पावर नहीं थी कि वो बढ़कर बात कर सके इस हवाले से। लेकिन जब ये इनिशिएट लिया गया इसराइल और हमसे जब अटैक किया गया तो ये खुद ब खुद सैंक्शंस हटने वाला मामला सामने आ गया। क्या समझ रहे हैं, अमेरिकी पॉलिसी साजों की नाकामी इसको देख रहे हैं या फिर असल मंसूबा यही था, इसी तरह से मामले को आगे लेकर बढ़ना था? नहीं जी, इसमें कोई डाउट ही नहीं कि बड़ा फेलियर है। लेकिन मैं ये समझता हूँ अमेरिका में बहुत से लोग आज ये सोच रहे हैं, मैं कम से कम पाकिस्तान में ये सोच रहा हूँ, अमेरिका में को सोचे या ना सोचे, इसलिए अमेरिका के भी मफाद में है। क्यों? अमेरिका ने 50 साल जाया किए हैं ईरान से दुश्मनी में,
اور اتنی ایفرٹس کی ہیں. اسرائیل کیونکہ ہر وقت ریڈی تھا, اس کو برگلاتا رہتا تھا, اور 30 سال سے جب سے نیتن یاہو کی شکل لوگوں نے دیکھنی شروع کی ہے, ان کی تو زندگی کا مقصد ہی صرف ایک تھا کہ امریکہ کو ملا کے ایران پہ حملہ کر کے تباہ کر دیا جائے, ریجیم کیا چینج ہو, ملک کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. اب ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ بیکار ہے, کار لا حاصل ہے, اس میں کچھ نہیں ان کو ملنا. اگر یہ سبق سکھا دیا ہے اس جنگ میں امریکہ کو تو دنیا کی تو بہتری ہوگی ہوگی. شاید امریکہ کی بھی اس میں بہتری ہو جائے کہ اس خط سے وہ آزاد اپنے آپ کو کرا سکے. صحیح ہے. کسوری صاحب یہ بھی بتائے گا, اب اس جنگ کے بعد ظاہر ہے ہم دیکھ رہے ہیں امریکی اڈوں کا مستقبل کوئی خاصا اچھا نظر نہیں آ رہا ہے, جس طرح سے آپ نے پہلے بھی گفتگو کی ہے. سو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ فیوچر اس کا ہو کیا سکتا ہے؟ کیونکہ اگر ہم عرب ممالک کی بات کر لیتے ہیں تو وہ تو اس سے آلریڈی بہت نقصان اٹھا چکے ہیں, اور پھر ایک پیراڈائم شفٹ کی بار بار بات ہو رہی ہے پاکستان کی ثالثی کے کردار کے بعد. سو اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس خطے کے لیے؟ دیکھیے, میں جو خطے میں جو چینجز آئی ہیں, سب سے بڑی نشانی تو یہ ہے کہ جو R4 کہا جا رہا ہے, ریجنل 4, یہ جو ملک ہیں یہ کیوں اکٹھے ہو رہے ہیں؟ یہی سمجھ رہے ہیں کہ اس ملک میں جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا اسٹیبلٹی لانا ضروری ہے, اسرائیل فلسطین کا مسئلہ حل کرانا ضروری ہے, وہ فیل کرانا, جو گریٹر اسرائیل کا پروجیکٹ کرانا ضروری ہے. جب یہ گھڑی گھڑی ملیں گے تو ان کو ڈیفینیٹلی اس کے نتیجے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نیا سیکورٹی آرکیٹیکچر آ سکتا ہے اس علاقے میں, اور سیکورٹی آرکیٹیکچر جو آئے گا وہ یہی آئے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو گلف کے ممالک امریکہ کی فوجیں باہر کر دیں گے, ایسی نہیں میں کہہ رہا, لیکن امریکہ کا رول ختم تو نہیں ہوگا. لیکن امریکہ نے بھی دیکھ لیا کہ وہ یہاں نہیں اسٹیبلٹی دے سکا اس ملک میں, اس علاقے میں. تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کا رول آلریڈی واضح ہو گیا. سعودی عربیہ سے جو ہماری ٹریٹی ہوئی ہے, اور قطر سے سنا جا رہا ہے کہ قطر سے بھی شاید کچھ بات چیت ہوگی. آج کل ناراض ہے وہ, کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کی اور سعودی عربیہ کی آج کل نہیں بنتی, لیکن وہ آج کل کا موضوع نہیں ہے. پاکستان نے بہر صورت میں سمجھتا ہوں صحیح پالیسی کی, جسے ہم کہتے ہیں واز اے رائٹ سائڈ آف ہسٹری. اور امید کرنی چاہیے کہ UAE کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ اسرائیل شروع میں UAE نہیں باقی بھی عرب ممالک گلف کے یہ سمجھتے تھے کہ اسرائیل سے بڑی تھریٹ ایران ہے. اب انہوں نے دیکھ لیا کہ اسرائیل تو بہت بڑی تھریٹ ہے. وہ کم سے کم ایران دعویٰ تو نہیں کر رہا کہ ہم آپ کے علاقوں پہ قبضہ کریں گے. گریٹر اسرائیل کا جو پروجیکٹ ہے تو انہی ریاستوں کے رقبوں پہ وہ قبضہ کرے گا. تو میں سمجھتا ہوں اس سے بہت سی کلیئرٹی آئے گی, اور نیا سیکورٹی آرکیٹیکچر جو آئے گا اس کے خد و خال نظر آ رہے ہیں. کیا کوئی ڈیفینس ٹریٹی ہوگی یا نہیں, میں اس پہ سمجھتا ہوں اٹس ٹو ارلی ٹو ٹاک اباؤٹ دیٹ. صحیح ہے. کسوری صاحب لاسٹلی بس یہ بتا دیجیے گا کہ اب جو لیبنن والا معاملہ ہے ظاہر ہے یہ بھی طول پکڑتا جا رہا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیتن یاہو کی جانب سے تو بار بار اسٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم اپنی فوج کو وہاں سے نہیں نکالیں گے جب تک کہ ہمیں وہاں سے خطرہ ہوتا بالکل ختم ہوتا نظر نہیں آتا. جبکہ اگر دوسری جانب ہم دیکھیں تو JD وینس کے جو بیانات ہیں وہ بہت زیادہ پاورفل بیانات آ رہے ہیں اگینسٹ اسرائیل, خاص طور پہ نیتن یاہو. سو امریکہ اسرائیل کے تعلقات کو آگے آنے والے دنوں میں کیسا دیکھ رہے ہیں؟ یہ کولیپس ہو سکتے ہیں, اس میں کوئی درار دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, اگر نقشے کو دیکھیں اسرائیل آپ کو دوربین سے بھی نظر آئے گا. تو کیا وجہ ہے کہ کتنا چھوٹا سا ملک دنیا میں سے تباہی مچائی ہوئی ہے. اسرائیل ہر جگہ, جب سے میں نے ہوش سنبھالا اسرائیل اس میں جا رہا. وجہ بڑی سمپل ہے, اس ملک میں نہیں, اصل میں جو زائنسٹ لابی ہے امریکہ میں اتنی پاورفل ہے, اور اس میں صرف یہودی نہیں ہے, اس میں کرسچن زائنسٹ بھی ہیں, جوئش زائنسٹ بھی ہیں. اور اب بڑی خوشی کی یہ بات ہے کہ جو عام یہودی ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ امریکہ میں جو یہودی بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ جو نیتن یاہو کی پالیسیز ہیں اس نے ان کو تنہا کیا ہے, اور وہ اس کو وار کرمنل کہہ رہے ہیں. اب جو بڑے بڑے پالیٹیشنز ہیں لائک سینیٹر برنی سینڈرز, وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وار کرمنل ہے یہ, اور وہ یہودی جو لکھنے والے ہیں وہ اٹیک کرتے ہیں. میں تو ریگولرلی پڑھتا ہوں ان کی رائٹنگز کو, اور جو یونیورسٹی کیمپسز ہیں وہاں نوجوان یہودی جو ہیں وہ خود ریولٹ کر رہے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کی بنا پہ اس نے فساد ساری دنیا مچایا ہوا تھا کہ وہ لابی جو یونائٹڈ اسٹیٹس میں تھی, اب US میں
ये तो नहीं कहना कि खत्म हो गई, क्योंकि वो इतने मजबूत है, ज़ायनिस्ट लॉबी, रिपब्लिक डेमोक्रेटिक पार्टीज दोनों को फंडिंग करते हैं, सपोर्ट करते हैं। बदनसीबी की बात यह है कि कांग्रेस के कई मेंबर्स, सेनेटर्स हों या कांग्रेसमैन हों, उनके इलेक्शंस की फंडिंग होती है। तो लेकिन ये जो नतीजा इस जंग का निकला है, मुझे कभी उम्मीद है कि जब वो देखेंगे कि हम यहूदी भी खिलाफ हो रहे हैं और भाग रहे हैं यहूदी इजराइल से, जो नौजवान है, और जो पहले लोग असल में इजराइल का जो फ्यूचर थे इस पे था कि सारी दुनिया के टैलेंटेड यहूदी आके यहाँ आबाद होते थे, वो तो वहां से जो बैठे हुए थे वो भाग रहे हैं। तो बहुत जबरदस्त नुकसान हुआ है इस रिलेशनशिप को भी, और लॉन्ग टर्म मुझे लग रहा है कि अब समझ आ गई है अमेरिका में कि ये जैसे वो कह रहे ना, दिस वाज नॉट अमेरिकाज वॉर, इट वाज इजराइल्स वॉर, और वो अमेरिका को नुकसान हुआ है इसका बहुत ज्यादा। तो यानी यू आर सेइंग दैट कि आगे आने वाले दिनों में मजीद अमेरिका को नुकसान हो सकता है। थैंक फॉर जॉइनिंग अस। खुर्शीद कसूरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत इंपॉर्टेंट मामले पर बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम कर रहे थे। नाज़रीन, इस वक्त ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर जो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन बिल के हवाले से कुछ मजीद डेवलपमेंट सामने आई हैं उसको प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाजरीन, अवाम पर टैक्सों का बोझ डालना, महंगाई की नई लहरें छोड़ना और बजट के नाम पर नए माली वार करना तो हमारी हुकूमतों का पुराना वतीरा है, लेकिन इस बार मामला कुछ मुख्तलिफ है। और इस बार एतराज़ सिर्फ जेब पर नहीं बल्कि लोगों के घरों, जायदादों और बुनियादी मलकियती हुकूक पर उठाया गया है। टेली कम्युनिकेशन बिल 2026 में की गई एक मुतनाज़ तरमीम ने मुल्क भर में शदीद रद्द अमल को जन्म दे दिया है। इस तरमीम के मुताबिक लाइसेंस याफ्ता टेली कम्युनिकेशन कंपनी ज़रूरत पड़ने पर निजी इमलाक पर टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर नस्ब कर सकती हैं, और यही शिक अवामी गुस्से का मरकज़ बन चुकी है। अब नाज़रीन, सोशल मीडिया पर यह तासुर तेज़ी से फैला है कि हुकूमत निजी जायदादों पर कॉरपोरेट इजारादारी कायम करना चाहती है क्या, और शहरियों को अपने ही घरों पर इख्तियार से महरूम किया जा रहा है। अवाम ने सवाल उठाया है कि आखिर किस मंतक के तहत ऐसा कानून मुतारिफ कराया गया है। क्या वाकई निजी मलकियत के हुकूक को पसे पुश डाल दिया गया है और टेलीकॉम कंपनीज़ को गैर मामूली इख्तियारात देने की कोशिश की गई है? और अगर अवाम इस मामले पर आवाज़ ना उठाते तो क्या ये तरमीम खामोशी से कानून का हिस्सा बन चुकी होती? शदीद अवामी दबाव के बाद मामला वज़ीर आज़म तक तो जा पहुँचा। नज़रसानी के लिए कमेटी भी तश्कील दे दी गई है, लेकिन तनाज़ा मज़ीद उस वक्त बढ़ गया कि जब नाक़िदीन ने सवाल उठाया कि अगर कमेटी में वही लोग शामिल हैं जिन पर बिल की तैयारी और मंजूरी का इल्ज़ाम लग रहा था, तो फिर गैर जानिबदार एहतसाब कैसे होगा, कौन करेगा? अपोजिशन की अदम शमूलियत ने भी शकूक व शुबहात को मज़ीद तक़वियत दे दी है। हुकूमत अब दिफाई पोजीशन में दिखाई दे रही है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ भी वजाहत दे चुके हैं कि किसी शहरी के घर पर ज़बरदस्ती कोई टावर नस्ब नहीं कर सकता। लेकिन अगर ऐसा ही है तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि मुतनाज़ शिक बिल में शामिल क्यों की गई, और अगर इसकी तशरीह गलत हुई है तो ज़िम्मेदार कौन है? कौमी असम्बली में अब ये मुतालबा भी सुनाई दे रहा है कि अगर मामला इतना ही बेज़रर सा है तो पहला टावर तो वज़ीर IT शिज़ा फ़ातिमा की रिहाइशगाह पर नस्ब किया जाना चाहिए। दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर वज़ीर IT के इस्तीफ़े का मुतालबा भी ज़ोर पकड़ता हुआ नज़र आ रहा है। आखिर इस कानून के पीछे असल सोच क्या थी? ये तरमीम किसने तैयार की, किसने मंजूर करवाई, और क्या इसके ज़िम्मेदारान का कोई एहतसाब भी होगा? क्या ब्यूरोक्रेसी और पॉलिसी साज अवामी हुकूक के हसास मामलात पे ज़मीनी हक़ाइक़ से कट चुके हैं? क्या ये सब कुछ बजट की हंगामा खेज़ी में जानबूझ कर किया गया है, या फिर हुकूमत अवामी रद्द-ए-अमल का अंदाज़ा ही लगाने से कासिर रही है? और सबसे अहम सवाल, क्या इस तनाज़े के सियासी असरात वज़ीर IT फ़ातिमा की वज़ारत तक पहुँच सकते हैं? इसी मामले पर बात करने के लिए डिजिटल एक्टिविस्ट एंड कॉलमनिस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं उसामा खिलजी साहब। उनको वेलकम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया उसामा साहब प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने के लिए। सबसे पहला सवाल, तो बुनियादी सवाल जो जहन में आता है वो ये है कि किस सोच के तहत ये बिल पास करवाया जा रहा था? कौन लोग इसके पीछे थे जो एक बार फिर से अवाम के जो घर हैं अब उन तक पहुँच चुके हैं, उनके घरों पर डाका डालना चाहते हैं? जी, मेरे ख्याल से इस बिल का मकसद जो है वो यही है कि जो टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मुल्क में ज़्यादा हो, स्ट्रॉन्ग हो, बेहतर हो। लेकिन जो तरीक़ाकार इसमें बयान किया गया है उस पे काफ़ी शोर मचा है, और मेरे ख्याल से अभी तो हुकूमत ने भी ये मौक़िफ़ ले लिया है कि उसमें तरमीम के लिए तैयार हैं, वो इस शक्ल में इसको पास नहीं करेंगे। लेकिन पीछे ऑब्वियसली इसमें जो टेलीकॉम कंपनीज़ हैं
ان کا ہی ہاتھ ہوگا. پی ٹی اے ایک امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈرز ہے, اور پھر اس کے علاوہ منسٹری آف آئی ٹی نے اس پہ کام کیا. لیکن ہمیں یہ نظر جو آتا ہے کہ اس میں جو پرائیویٹ انڈیویجولس پہ لائبلٹی عائد کرنے کی سوچ اس میں پائی گئی ہے, وہ اسی سے نظر آتا ہے کہ ایک ہمارے حکومت میں ایک بہت زیادہ ایک ٹرینڈ ہو گیا ہے کہ ہر چیز پہ لوگوں پہ فائن کریں, چیزیں کو کرمنلائز کریں اور زیادہ سے زیادہ سزائیں اس میں ڈالیں. تو میرے خیال سے اس قسم کی سوچ کی وجہ سے اس پہ یہ ایکسٹریم سٹیپس لائے گئے ہیں. لیکن امید یہی ہے کہ حکومت ابھی کیونکہ اعلان بھی کر چکی ہے کہ اس میں آگے ترمیم بہتر کرنے کے لیے قانون میں کچھ رد عمل ہوگا. بالکل خلجی صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں, کمیٹی بنائی گئی ہے, یہ کہا جا رہا ہے کہ اس پہ ترمیم کی جائے گی, لیکن حکومت کی نیت پر سوالات تو اٹھ رہے ہیں نا, کیونکہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے اس میں تو اپوزیشن سے کسی کو لیا ہی نہیں گیا. دیکھیں اس میں دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ نیشنل اسمبلی میں اس کو پاس بھی کیا گیا, تو یہ ایک اور مسئلہ ڈیو پروسیس کا جو لا میکنگ ہے پاکستان میں وہ بہت بڑا ہے. کیونکہ اکثر ہم دیکھتے ہیں نیشنل اسمبلی میں جو ہمارے ریپرزینٹیٹیوز ہیں ان کا کام ہی یہی ہے قانون سازی کرنا, لیکن نظر میں یہی آتا ہے کہ وہ قانون کو پڑھ ہی نہیں رہے اور اس کو پاس کر رہے ہیں. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ نیشنل اسمبلی میں پاکستان پیپلز پارٹی جو سینٹ میں اس پہ آبجیکشن کر رہی ہے, اس کو نیشنل اسمبلی میں انہوں نے اپروو کر چکے تھے. تو اس میں یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ کیا نیشنل اسمبلی میں ہر جو قانون آ رہا ہے اس پہ پراپر ڈبیٹ کیوں نہیں ہو رہا, اور اس کے علاوہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ بھی مشاورت ہونی چاہیے ایک پبلک پروسیس کے تحت, بجائے یہ کہ صرف ٹیلی کام کمپنیز اور منسٹری آف آئی ٹی آپس میں بات کر کے ایک بل تیار کر کے نیشنل اسمبلی میں بلڈوز کر کے سینٹ سے بھی وہ اپروول مانگے. اور پچھلے کئی بلوں میں ہم نے یہ دیکھا ہے, جس طرح پیکا کی ترمیم ہوئی پچھلے سال, اس میں بھی پارلیمنٹرینز نے کہا ہم نے تو امینڈمنٹ بل پڑھا بھی نہیں تھا اور اس کو ووٹ دے کے پاس کر دیا گیا. اچھا یہ بھی سوال اٹھ رہا ہے کہ بجٹ کی آڑ میں ایک بجٹ پیش کرنے کے چکر میں اس طرح کی بل, اس طرح کی ترمیم کر دی گئی, بل پاس کروانے کی کوشش کی گئی. سو ظاہر سی بات ہے عوام کے ذہنوں میں یہی سوال آتا ہے کہ پھر حکومت کی ترجیحات عوام کو لے کر کیا ہیں؟ بالکل, میرے خیال سے اس میں ایک بہت امپورٹنٹ یہی سوال ہے کہ کیوں اس کو رش کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن بہرحال اس میں اچھی بات یہ ہے کہ شور بہت زیادہ مچا اور لوگوں نے جو ہے اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائی, اور اس آواز اٹھانے کی وجہ سے ابھی حکومت اس پہ رسپونڈ کر رہی ہے. تو ایک جمہوری معاشرے میں اس قسم کا جو ایک بیک اینڈ فورتھ ہے سٹیزنز اور لیجسلیٹرز کے درمیان, وہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور وہ دیگر مسائل پہ بھی اسی طرح سے جو ہے پروسیس چلنا چاہیے, جدھر پارلیمان جو ہے وہ آنسربل ہو لوگوں کو, اور لوگوں کے جب حقوق لینے کی کوشش کی جائے لیجسلیشن کے ذریعے تو اس کو رسپونڈ کرے, اس پہ ٹھہراؤ سے کام کرے, اور جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, جو سارے ریلیونٹ لوگ ہیں, جو ریلیونٹ سیکٹرز ہیں, ان سے مشاورت کر کے, اپوزیشن سے مشاورت کر کے پھر اسٹرانگ بلز جو ایک یونانیمس طریقے سے پاس ہوں یا میجورٹی سے پاس ہو, اسی طرح پاس ہونے چاہیے. اچھا خلجی صاحب آپ اس سے یہ بھی اخذ کر سکتے ہیں کہ جو عوامی طاقت ہے بڑی طاقت ہے, بہت بڑی طاقت ہے وہ, کیونکہ ظاہر ہے شور مچا, سوشل میڈیا کی طاقت کو بھی پھر ڈینائی نہیں کیا جا سکتا, اس سے بھی نظر نہیں چرائی جا سکتی, کیونکہ سب سے پہلے تو یہ معاملہ سوشل میڈیا کے تھرو ہی مین اسٹریم پر آیا, اور مین اسٹریم کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ مزید اس پہ ہیش ٹیگس چلے. اس کے سیاسی اثرات کس طرح کے دیکھ رہے ہیں, کیونکہ وزیر آئی ٹی سے تو باقاعدہ طور پہ ہیش ٹیگ چلا کر مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ان سے استعفیٰ لیا جائے, کیونکہ آگے آنے والے دنوں میں یا مستقبل میں وہ اس طرح کے کوئی فیصلے نہ کر لیں جو کہ عوام کی نظر سے بچ جائیں اور وہ کسی شک کا, کسی بل کا حصہ بن جائیں. دیکھیے منسٹری آف آئی ٹی ایک پبلک باڈی ہے, حکومتی باڈی ہے, جو آنسربل ہونی چاہیے پبلک کو اور پارلیمان کو بھی, کیونکہ پارلیمان کا رول ہی یہی ہے کہ وہ ایگزیکٹو جو کہ منسٹریز ہیں ان کی نگرانی کرے. اس کیس میں ہم نے دیکھا ہے کہ عوام کی شور اور پارلیمان کی وجہ سے انہوں نے رسپونڈ کیا ہے. لیکن میرے خیال میں جو اور بہت اہم سوال اٹھتے ہیں انٹرنیٹ پہ, انٹرنیٹ کی کوالٹی, انٹرنیٹ کی سپیڈ. آج کل ہم دوبارہ دیکھ رہے ہیں ایون دو 5G رول آؤٹ ہو چکا ہے, انٹرنیٹ کی سپیڈ بہت زیادہ سلو ہے, اور یہ پی ٹی اے کا بھی کام بنتا ہے. ایز اے ریگولیٹر ان کا کام ہی یہی ہے کہ وہ ریگولیٹ کریں سارے ٹیلی کام لائسنسیز کو, اور انشور کریں کہ ہائی سپیڈ ہائی کوالٹی انٹرنیٹ جو ہے ہر پاکستانی شہری کو میسر ہو. تو رائٹ آف وے تو ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے ایکسیس زیادہ کرنے کا, لیکن جو کوالٹی ہے اس پہ بھی جو ہے بات کرنے کی بہت ضرورت ہے, کیونکہ اس وجہ سے لاکھوں پاکستانی ملک چھوڑ کے باہر جا رہے ہیں, خاص کر جو نوجوان طبقہ ہے, کیونکہ ان کا کام ہی کرنا آن لائن ایز فری لانسرز آئی ٹی سیکٹر میں ممکن نہیں ہے. اور آپ جو ہے ٹھیک ہے رائٹ آف وے میں بہتری لائیں,
لیکن انٹرنیٹ کی کوالٹی جو ہے، انٹرنیٹ کی سپیڈ جو ہے، جس پہ اکثر فائر وال لگا دیا جاتا ہے، اس کو اپ گریڈ کیا جاتا ہے، اس پہ کوئی ٹرانسپیرنسی بھی نہیں ہوتی اور بتایا بھی نہیں جاتا کہ کس طریقے سے جو ہے یہ چینجز آ رہے ہیں. آپ عوام کو بتائیں کہ اس ٹائم پیریڈ میں جو ہے سپیڈ سلو ہوگی تاکہ لوگ پریپیئرڈ ہوں. اور اس کی جو معاشی کاسٹ ہے ہماری اکانومی کے لیے بہت بڑی ہے. تو میرے خیال سے اس کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے جب منسٹری آف آئی ٹی اور پی ٹی اے کی کارکردگی پہ ہم بات کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. تھینک یو سو مچ اسامہ خلجی صاحب فار جوائننگ اس. بہت ہی امپورٹنٹ ایشو اور عوامی مفاد کا یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے جو کمیٹی بنائی گئی ہے اس میں جو ممبران ہیں اس پر تو سوالات اٹھ رہے ہیں، لیکن یہ کمیٹی کس طرح سے کام کرے گی، کیا جوابات وزیر اعظم شہباز شریف کے سامنے رکھے جائیں گے، پھر اس پر مزید کیا تسلسل آگے بڑھتا ہے. اور یقینی طور پہ یہ اتنا آسان تو نہیں ہوگا کہ یہ جس کا دل چاہے وہ آ کے کہیں پر بھی ٹاور نصب کر دے. سو ہوپ فار دا بیسٹ. اور اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچا ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے دوبارہ حاضر ہوں گے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.